प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधन કરી રહ્યા છે। સીધા જઈશું। हेक्टर जमीन को सिंचाई की सुविधा सुनिश्चित हुई है। गुजरात के 9,000 से ज्यादा गांव, राजस्थान और गुजरात के अनेकों छोटे बड़े शहरों को घरेलू पानी की सप्लाई इसी सरदार सरोवर बांध की वजह से हो पा रही है। और जब पानी की बात आती है तो मुझे एक प्रसंग भी याद आता है। जब नर्मदा का पानी अनेक विवादों में रहा, अनेक संकटों से गुजरे, आखिरकार कुछ रास्ते निकले, लेकिन जब राजस्थान को पानी पहुंचाया तो भैरों सिंह जी शेखावत और जसवंत सिंह जी दोनों गांधीनगर स्पेशली मिलने आए। मैंने पूछा क्या काम है, बोले आकर के बताएंगे। वो आए और मुझे उतना उन्होंने अभिनंदन दिए, इतने आशीर्वाद दिए, मैंने कहा इतना प्यार, इतनी भावना क्या। अरे बोले भाई, इतिहास गवाह है कि पानी के बूंद के लिए भी युद्ध हुए हैं, लड़ाइयां हुई हैं, दो दो परिवारों के बीच बंटवारा हो गया है। बिना कोई संघर्ष, बिना कोई झगड़े गुजरात से नर्मदा का पानी राजस्थान पहुंच गया, राजस्थान की सूखी धरती को अपने पानी पहुंचाया। ये हमारे लिए इतने गर्व और आनंद का विषय है और इसलिए हम तुम्हें मिलने आए हैं। आप देखिए, ये काम अगर पहले हुआ होता, इसी बांध से जो बिजली पैदा हो रही है उसका अधिकांश लाभ मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को हो रहा है। साथियों, ये सब वर्षों पहले भी हो सकता था। लोक कल्याण की सोच के साथ, विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता के अप्रोच के साथ ये लाभ पहले भी मिल सकते थे, लेकिन वर्षों तक जनता इनसे वंचित रही। और आप देखिए, जिन लोगों ने ऐसा किया उन्हें कोई पश्चाताप नहीं है। इतना बड़ा राष्ट्रीय नुकसान हुआ, बांध की लागत कहां से कहां पहुंच गई, लेकिन जो इसके जिम्मेदार थे उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं है। हमें देश को इस प्रवृत्ति से बाहर निकालना है। साथियों, सरदार पटेल की इतनी विशाल प्रतिमा के सामने जाकर दर्शन करके आप लोगों ने भी नई ऊर्जा महसूस की होगी, आपको भी एक नई प्रेरणा मिली होगी। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ये हर भारतीय का गौरव बढ़ाती है। और जब सरदार पटेल स्टैच्यू बना है, वो जनसंघ के मेंबर नहीं थे, भाजपा के मेंबर नहीं थे, कोई राजनीतिक छुआछूत नहीं। जैसे सदन में एक भाव की आवश्यकता होती है, वैसे देश में भी एक भाव की आवश्यकता होती है। ये सरदार साहब का स्मारक उस बात का जीता जागता सबूत है कि जहां कोई राजनीतिक छुआछूत नहीं है। देश से बड़ा कुछ नहीं होता, देश के गौरव से बड़ा कुछ नहीं होता। आप कल्पना कर सकते हैं, 2018 में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लोकार्पण के बाद करीब 46 लाख लोग, 46 लाख, यहां इस सरदार साहब स्टैच्यू को अपना नमन करने के लिए आए हैं। कोरोना की वजह से 7 महीनों तक स्टैच्यू दर्शन बंद नहीं हुए होते तो ये आंकड़ा और ज्यादा होता। मां नर्मदा के आशीर्वाद से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ये पूरा केवड़िया शहर भारत के भव्यतम शहरों में शामिल होने के लिए तेजी से खड़ा हो रहा है। सिर्फ कुछ ही वर्षों में, और अब ये गवर्नर श्रीमान आचार्य जी ने बड़े विस्तार से इसका वर्णन किया है, कुछ ही वर्षों में इसका स्थान का कायाकल्प हो गया है। जब विकास को सर्वोपरि रखकर, कर्तव्य भार को सर्वोपरि रखकर काम होता है तो परिणाम भी मिलते हैं।
आपने देखा होगा, इन 2 दिन दरमियान आपको कई गाइड से मिलना हुआ होगा, कई व्यवस्था में जुड़े हुए लोगों से मिलना। ये सारे नौजवान बेटे बेटियां इसी इलाके की हैं, आदिवासी परिवारों की बच्चियां हैं। और आपको जब बताती होगी बहुत एग्जैक्टनेस शब्दों का उपयोग करती हैं, आपने देखा होगा। ये ताकत हमारे देश में पड़ी है, हमारे गांव के अंदर भी ये ताकत पड़ी है। सिर्फ थोड़ी राख हटाने की जरूरत है, वो एकदम से प्रज्वलित हो जाती है। आपने देखा होगा दोस्तों, विकास के इन कार्यों ने यहां के आदिवासी भाई बहनों को भी एक नया आत्मविश्वास दिया है। साथियों, हर नागरिक का आत्मसम्मान हो, आत्मविश्वास बढ़े, ये संविधान की भी अपेक्षा है। हमारा भी ये निरंतर प्रयास है। ये तभी संभव है जब हम सभी अपने कर्तव्यों को, अपने अधिकारों का स्रोत मानेंगे, अपने कर्तव्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे। कर्तव्यों पर, संविधान पर सबसे ज्यादा बल दिया गया है, लेकिन पहले के दौर में उसे ही भुला दिया गया। चाहे सामान्य नागरिक हो, कर्मचारी हो, जनप्रतिनिधि हो, न्यायिक व्यवस्था से जुड़े लोग हो, हर व्यक्ति, हर संस्थान के लिए कर्तव्यों का पालन बहुत प्राथमिकता है, बहुत जरूरी है। संविधान में तो हर नागरिक के लिए ये कर्तव्य लिखित रूप में भी है। और अभी हमारे स्पीकर आदरणीय बिरला जी ने कर्तव्यों के विषय में विस्तार से हमारे सामने विषय भी रखा। फ्रेंड्स, आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज मैनी स्पेशल फीचर्स, but one very special feature is the importance given to duties. Mahatma Gandhi himself was very keen about this. He saw a close link between rights and duties. He felt that once we perform our duties, rights will be safeguarded. साथियों, अब हमारे प्रयास ये होने चाहिए कि संविधान के प्रति सामान्य नागरिक की समझ और ज्यादा व्यापक हो। इसके लिए संविधान को जानना, समझना भी बहुत जरूरी है। आजकल हम सब लोग सुनते हैं KYC, ये बहुत कॉमन शब्द है, हर कोई जानता है। KYC का मतलब है नो योर कस्टमर। ये डिजिटल सुरक्षा का एक बड़ा अहम पहलू बना हुआ है। उसी तरह KYC एक नए रूप में, KYC यानी नो योर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान सुरक्षा कवच को भी मजबूत कर सकता है। इसलिए मैं संविधान के प्रति जागरूकता के लिए निरंतर अभियान चलाते रहना, ये देश की आने वाली पीढ़ियों के लिए आवश्यक मानता हूं। विशेषकर स्कूलों में, कॉलेजों में हमारी नई पीढ़ी को इससे बहुत करीब से परिचय करना हो चुका। आई वुड अर्ज यू ऑल टू टेक इनिशिएटिव that make aspects of our constitution more popular among our youth, that too through innovative methods. साथियों, हमारे यहां बड़ी समस्या ये भी रही है कि संवैधानिक और कानूनी भाषा उस व्यक्ति को समझने में मुश्किल होती है जिसके लिए जो कानून बना है। मुश्किल शब्द, लंबी लंबी लाइनें, बड़े बड़े पैराग्राफ, क्लोज सब क्लोज, यानी जाने अनजाने एक मुश्किल जाल बन जाता है। हमारे कानूनों की भाषा इतनी आसान होनी चाहिए कि सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी उसको समझ सके। हम भारत के लोगों ने इस संविधान खुद को दिया है, इसलिए इसके तहत लिए गए हर फैसले, हर कानून से सामान्य नागरिक सीधा कनेक्ट महसूस करे, ये सुनिश्चित करना होगा।
इसमें आप जैसे पीठासीन अधिकारियों की बहुत बड़ी मदद मिल सकती है। इसी तरह समय के साथ जो कानून अपना महत्व खो चुके हैं, उनको हटाने की प्रक्रिया भी आसान होनी चाहिए। अभी हमारे माननीय हरिवंश जी ने उसके विषय में अच्छे उदाहरण दिए हमारे सामने। ऐसे कानून जीवन आसान बनाने के बजाय बाधाएं ज्यादा बनाते हैं। बीते सालों में ऐसे सैकड़ों कानून हटाए जा चुके हैं, लेकिन क्या हम ऐसी व्यवस्था नहीं बना सकते जिससे पुराने कानूनों में संविधान की तरह ही पुराने कानूनों को रिपील करने की प्रक्रिया स्वतः चलती रहे। अभी कुछ कानूनों में सनसेट क्लॉज की व्यवस्था शुरू की गई है। अब एप्रोप्रिएशन एक्ट और कुछ और दूसरे कानूनों में भी इसका दायरा बढ़ाने पर विचार चल रहा है। मेरा सुझाव है कि राज्य की विधानसभाओं में भी इस प्रकार की व्यवस्था सोची जा सकती है, ताकि पुराने अनुपयोगी कानूनों को स्टैट्यूट बुक से हटाने के लिए प्रोसीजर रिक्वायरमेंट्स में बचा जा सके। इस प्रकार की व्यवस्था से कानूनी कंफ्यूजन बहुत कम होगा और सामान्य नागरिकों को भी आसानी होगी। साथियों, एक और विषय है और वो भी इतना ही महत्वपूर्ण है, वो चुनावों का। वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ एक चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि ये भारत की जरूरत है। हर कुछ महीने में भारत में कहीं न कहीं बड़े चुनाव हो रहे होते हैं। इससे विकास के कार्यों पर जो प्रभाव पड़ता है, उसे आप सब भली भांति जानते हैं। ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन पर गहन अध्ययन और मंथन आवश्यक है और इसमें पीठासीन अधिकारी काफी मार्गदर्शन कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, लीड कर सकते हैं। इसके साथ ही लोकसभा हो, विधानसभा हो या पंचायत चुनाव हो, इनके लिए एक ही वोटर लिस्ट काम में आए, इसके लिए हमें सबसे पहले रास्ता बनाना होगा। आज हर एक के लिए अलग अलग वोटर लिस्ट है, हम क्यों खर्चा कर रहे हैं, समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं। अब हर एक के लिए 18 साल से ऊपर तय है। पहले तो उम्र में फर्क था, इसलिए थोड़ा वो रहा, अब कोई जरूरत नहीं है। साथियों, डिजिटाइजेशन को लेकर संसद में और कुछ विधानसभाओं में कुछ कोशिशें हुई हैं, लेकिन अब पूर्ण डिजिटलीकरण करने का समय आ चुका है। अगर आप प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स इसमें जुड़े इनिशिएटिव लगे लेंगे तो मुझे विश्वास है कि हमारे विधायक गण, सांसद गण भी तेजी से ये टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट कर लेंगे। क्या आजादी के 75 वर्ष को देखते हुए आप इससे जुड़े लक्ष्य तय कर सकते हैं? कोई टारगेट तय करके यहां से जा सकते हैं? साथियों, आज देश के सभी विधायी सदनों को डेटा शेयर करने की दिशा में आगे बढ़ना जरूरी है, ताकि देश में एक सेंट्रल डेटाबेस हो। सभी सदनों के कामकाज का एक रियल टाइम ब्यौरा आम नागरिक को भी उपलब्ध हो और देश के सभी सदनों को भी उपलब्ध हो। इसके लिए नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के रूप में एक आधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म पहले से ही विकसित किया जा चुका है। मेरा आप सभी से आग्रह रहेगा कि इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द एडॉप्ट करें। अब हमें अपनी कार्यप्रणाली में ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल, पेपरलेस तौर तरीकों पर बल देना चाहिए। साथियों, देश को संविधान सौंपते समय संविधान सभा इस बात को लेकर एकमत थी कि आने वाले भारत में बहुत सी बातें परंपराओं से भी स्थापित होगी। संविधान सभा चाहती थी कि आने वाली पीढ़ियां ये सामर्थ्य दिखाएं और नई परंपराओं को अपने साथ जोड़ते चले। हमें
अपने संविधान के शिल्पियों की इस भावना का भी ध्यान रखना है। पीठासीन अधिकारी होने के नाते आप सभी क्या नया कर सकते हैं, कौन सी नई चीज जोड़ सकते हैं, इस दिशा में भी कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे तो देश के लोकतंत्र को एक नई ताकत मिलेगी। विधानसभा की चर्चाओं के दौरान जन भागीदारी कैसे बढ़े, आज की युवा पीढ़ी कैसे जुड़े, इस बारे में भी सोचा जा सकता है। अभी दर्शक दीर्घाओं में लोग आते हैं, चर्चा भी देखते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया को बहुत नियोजित तरीके से भी किया जा सकता है। जिस विषय पे चर्चा हो उस विषय के अगर संबंधित लोग वहां रहे उस दिन तो ज्यादा लाभ होगा। जैसे मानो शिक्षा से जुड़ा कोई विषय हो तो विद्यार्थियों को, शिक्षकों को, यूनिवर्सिटी के लोगों को बुलाया जा सकता है। सामाजिक सरोकार से जुड़ा कोई अन्य विषय हो तो उससे संबंधित समूह को बुलाया जा सकता है। महिलाओं के संबंधित कोई विषय की चर्चा हो तो उनको बुलाया जा सकता है। इसी तरह कॉलेजों में भी मॉक पार्लियामेंट को बढ़ावा देकर हम बहुत बड़ी मात्रा में इसको प्रचारित कर सकते हैं और हम स्वयं भी उससे जुड़ सकते हैं। कल्पना करिए, यूनिवर्सिटी के छात्रों की संसद हो और आप खुद उसे संचालित करें। इससे विद्यार्थियों को कितनी प्रेरणा मिलेगी, कितना कुछ नया सीखने को मिलेगा। ये मेरे सुझाव भर हैं। आपके पास वरिष्ठता भी है, आपके पास अनुभव भी है। मुझे विश्वास है कि ऐसे अनेक प्रयासों से हमारी विधायी व्यवस्थाओं पर जनता का विश्वास और मजबूत होगा। एक बार फिर इस कार्यक्रम में मुझे निमंत्रित करने के लिए मैं स्पीकर महोदय का बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैंने ऐसे ही सुझाव दिया था, लेकिन स्पीकर साहब ने केवड़िया में इस कार्यक्रम की रचना की। गुजरात के लोगों की मेहमान नवाजी तो बहुत अच्छी होती है। वैसे हमारे देश के हर कोने में स्वभाव है, तो उसमें तो कोई कमी नहीं आई होगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन इसको देखने के बाद हो सकता है आपके मन में कई अच्छे नए विचार आए हों। अगर वहां वो विचार अगर पहुंचा देंगे तो जरूर उसका लाभ होगा इसके विकास में, क्योंकि एक पूरे राष्ट्र के लिए एक गौरवपूर्ण जगह बनी है। उसमें हम सबका योगदान हो, क्योंकि इसके मूल में आपको याद होगा हिंदुस्तान के हर गांव से किसानों ने खेत में जो औजार उपयोग किया था वैसा पुराना औजार इकट्ठा किया था हिंदुस्तान के 6 लाख गांवों से, और उसको यहां पर मेल्ट करके इस स्टैच्यू बनाने में किसानों के खेत में उपयोग किए गए औजार का में से लोहा निकालकर इस स्टैच्यू में उपयोग किया गया है। यानी इसके साथ एक प्रकार से हिंदुस्तान का हर गांव, हर किसान जुड़ा हुआ है। साथियों, नर्मदा जी और सरदार साहब के सानिध्य में ये प्रवास आपको प्रेरित करता रहे, इसी कामना के साथ आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं। स्पीकर કોન્ફરન્સમાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ સંબોધન કર્યું। આ સાથે જ આજે સંવિધાન દિવસ છે એ વિશે પણ તેમણે વાત કરી। બાબા સાહેબ આંબેડકરને તેમણે આજના દિવસે યાદ કર્યા અને સાથે સાથે વન નેશન વન ઇલેક્શન પર અધ્યયન કરવામાં આવે તે વાત પણ તેમણે આ કોન્ફરન્સ દરમિયાન મૂકી। નીતિન પટેલ અત્યારે હાલ પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી રહ્યા છે, સીધા જ લઈ જઈશું। ઉપયોગ કરી શકાય એવા આશયથી આપણી ગુજરાતની જે 108 એમ્બ્યુલન્સ સર્વિસ જે ખૂબ લોકપ્રિય અને ખૂબ ઉપયોગી છે, એનું જે અમદાવાદમાં કઠવાડા ખાતે સમગ્ર રાજ્યનું હેડક્વાર્ટર આવેલું છે, સેન્ટ્રલ મોનિટરિંગ રૂમ છે, ત્યાં આગળ કોરોનાના દર્દીઓની ઝડપી સારવાર
સુવિધા માટે હોસ્પિટલોમાં દર્દીઓને જલ્દી દાખલ કરવા માટે એક કંટ્રોલ રૂમ બનાવવામાં આવ્યો છે, જેમાં મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના સિનિયર ડેપ્યુટી કમિશનર શ્રી, આરોગ્ય વિભાગના અધિકારીઓ અને 108ના અધિકારીઓ સતત મોનિટરિંગ કરી અને 24 કલાક દરમિયાન સતત કોઈ પણ વિસ્તારમાંથી કોઈ દર્દીનો ફોન આવે, એમના સગાવાલાનો ફોન આવે, પરિવારમાંથી ફોન આવે તો એ ફોનને આધારે દર્દીના ત્યાં તાત્કાલિક 108 એમ્બ્યુલન્સ, જે અમદાવાદ શહેરમાં લગભગ 80 કરતાં વધુ એમ્બ્યુલન્સ ફક્ત કોરોનાના દર્દીઓને શિફ્ટ કરવા માટે, હોસ્પિટલમાં લઈ જવા માટે મૂકવામાં આવી છે, એ એમ્બ્યુલન્સ ઝડપથી દર્દીના ઘરે પહોંચી જાય, ત્યાં આગળ એમની પ્રાથમિક તપાસ થાય અને જો દર્દીને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવાની જરૂર હોય તો અહીંયાથી જે સૂચના મળે એ પ્રમાણે જે હોસ્પિટલમાં પથારી દર્દીના નજીકના સ્થળે ખાલી હોય એ હોસ્પિટલમાં દર્દીને મોકલી આપવાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવે છે. આ વ્યવસ્થા નહોતી ત્યાં સુધી દર્દીઓને કઈ હોસ્પિટલમાં જવું, ક્યાં પથારી ખાલી છે કે નથી, એ અંગે મોટા પ્રશ્નોને મૂંઝવણ થતી હતી અને એકબીજાને પૂછપરછમાં સમય જતો હતો અને દર્દીને સારવાર કરવામાં પણ વિલંબ થતો હતો. હવે જે આ સેન્ટ્રલ કંટ્રોલ રૂમ ચાલુ કરવામાં આવ્યો છે એટલે સમગ્ર અમદાવાદમાંથી ને રાજ્યમાંથી જેને પણ 108 એમ્બ્યુલન્સ સર્વિસનો ઉપયોગ કરી અને દર્દીઓને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવા હોય, અમદાવાદ કોર્પોરેશન વિસ્તારમાં દર્દીઓને દાખલ કરવા હોય તો અહીંયાથી બધું જ આયોજન ઝડપથી કરવામાં આવે છે અને લગભગ ફોન આવ્યા પછી 1 થી 2 કલાકમાં દર્દી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરી દેવા સુધીની કામગીરી ઝડપથી પૂર્ણ કરવામાં આવે છે. અને જો દર્દીને દાખલ કરવાની જરૂર ના હોય તો અહીંયાથી જે ડૉક્ટરો સતત 24 કલાક માર્ગદર્શન માટે રાખવામાં આવ્યા છે એમણે સલાહ પ્રમાણે દર્દીઓ ઘરે પણ હોમ ક્વોરન્ટાઇન થઈ શકે છે, હોમ આઇસોલેશન કરી શકાય છે અને કઈ દવા લેવી, કેટલી લેવી એની પણ વ્યવસ્થા માહિતી અહીંયાથી આપવામાં આવે છે. અને અમદાવાદ શહેરના દર્દી હોય તો અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની જે 104 સર્વિસ છે એના માધ્યમથી અમદાવાદ કોર્પોરેશનની ટીમ પણ એ ઘરે રહેલા દર્દીની મુલાકાત કરી અને એમને માર્ગદર્શન આપે છે. એટલે દર્દીઓની સરળતા માટે વધુ ઝડપથી સારવાર માટે દાખલ કરવા હોય તો કરી શકાય એ બધું જ સેન્ટ્રલ મોનિટરિંગ અહીંયા 108થી જ્યારે ચાલતું હોય ત્યારે આજે હું અને અમારા સિનિયર અધિકારીઓ શ્રી પંકજ કુમાર અને જયંતિ રવિ અને કમિશનર શ્રી બધા અહીંયા અમે મુલાકાત માટે આવ્યા છીએ. અમદાવાદ શહેરમાંથી ડેપ્યુટી કમિશનર શ્રી દિલીપ રાણાની પણ અહીંયા નિયુક્તિ કરવામાં આવી છે. એ અહીંયા રહીને સમગ્ર કામગીરીનું મોનિટરિંગ કરે છે. રાજ્ય સરકાર, મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન, સિવિલ હોસ્પિટલ, એસવીપી હોસ્પિટલ કે કોર્પોરેશને જે ખાનગી પથારીઓ વાળી હોસ્પિટલો જે રાખી છે એ બધી જ હોસ્પિટલનું પૂરેપૂરો ક્ષમતાથી ઉપયોગ થાય એ પ્રમાણેની વ્યવસ્થા દર્દીઓના હિત માટે ઝડપથી અહીંયા અમે કરીએ છીએ. આજે મારા રિવ્યુ દરમિયાન આ માહિતી મને મળી છે. અત્યાર સુધી અમદાવાદ શહેરમાં કોર્પોરેશન એવી પદ્ધતિ ગોઠવી છે કે જે નાગરિકો સરકારના માધ્યમથી જ ટેસ્ટિંગ કરાવ્યું હોય અને પોઝિટિવ આવ્યા હોય એમને જ કોર્પોરેશનની હોસ્પિટલમાં કે કોર્પોરેશને ભાડે રાખેલી ખાનગી હોસ્પિટલની પથારી ઉપર સારવાર માટે દાખલ કરવામાં આવતા હતા.
તો કઠવાડા ઓફિસનું નિરીક્ષણ કરવા માટે નીતિન પટેલ પહોંચ્યા હતા અને લોકોને જે પરેશાનીઓનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે 108ને જે વિલંબ થાય છે સેવાને લઈને તેને લઈને તેમણે અધિકારીઓ સાથે વાતચીત કરી અને લોકો માટે ત્વરિત ઉપલબ્ધ રહેવાની પણ તેમણે સૂચના આપી। આ સાથે જ બુલેટિનમાં અત્યારે બસ આટલું જ। આપ જોતા રહો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી। નમસ્કાર।